नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर लहर के साथ कोरोना खतरनाक होता जा रहा है। हर लहर में कोरोना ने अलग एज ग्रुप को टारगेट किया है। पहले कोरोना ने बुजुर्गों पर वार किया, अब जवानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। आगे की आशंका है कि कोरोना बच्चों पर भी वार कर सकता है। जरूरी है कि बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द आए ताकि बच्चों को कोरोना से बचाने की कवायद तेज हो सके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर बच्चों को तीसरी लहर में कितना खतरा है और आखिर कब तक आएगी बच्चों की वैक्सीन। बच्चों को हो रहे कोरोना संक्रमण से चिंता। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच देने की तैयारियां तेज। बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी। कोवैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी। दो से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। अमेरिका और कनाडा में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। कोरोना वायरस नए लोगों पर हमला करने के लिए म्यूटेट होता है। पहली लहर में कोविड-19 ने बुजुर्गों पर हमला किया। दूसरी लहर में कोविड-19 का बड़ी संख्या में युवाओं पर हमला। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर हमला होने की आशंका। बड़ा सवाल, कब तक मिलेगी बच्चों के लिए वैक्सीन? बच्चों को वैक्सीन कब? तो आज इस खास मुद्दे पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तीसरी वेव यानी कि तीसरी लहर की आशंका एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और मेडिकल डॉक्टर्स जता चुके हैं। उनका यह मानना है कि जैसे जैसे वायरस म्यूटेंट होता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है और जितनी बार बदल कर लौट रहा है उतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पहली वेव में इसने बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाया और दूसरी वेव में ये बुजुर्गों के साथ साथ जवानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है उसके मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ये बच्चों पर अटैक कर सकता है। मानो कोरोना खुद से सब कुछ समझ रहा हो, खुद से कुछ सोच रहा हो कि आगे क्या किया जाए। जितनी ज्यादा मेडिसिन या वैक्सीनेशन की जा रही है उसके मुकाबले कोरोना अपने आप को उतना ही ताकतवर बनाता जा रहा है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। डॉक्टर प्रियांशु माथुर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए और डॉक्टर कुसुम गौड़ हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर प्रियांशु, आज का मुद्दा बेहद गंभीर है क्योंकि बात बच्चों की है। अब तक जो नुकसान हुआ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर ये बच्चों पर आता है तीसरी वेव के तहत तो कैसे इससे लड़ पाएंगे? डॉक्टर प्रियांशु। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है और बच्चों को अफेक्ट करती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा जो गवर्नमेंट है वो उसकी पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए हमारे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो कि हमें जल्दी से जल्दी कोरोना की बच्चों की वैक्सीन देश में मिले। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो DCGI है उन्होंने फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई हुई है उस वैक्सीन के लिए 2 से 18 साल के बीच के बच्चों में परीक्षण की अनुमति दे दी है। यह उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 4 महीने में इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे और अगर ये वैक्सीन प्रभावी देखी जाती है बच्चों में तो इसकी हमें देश में उपयोग की अनुमति मिल जाए। दूसरा, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो का बात करें तो ग्लोबली भी बच्चों को बचाने के लिए
फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल जो कि 6 महीने से ऊपर के बच्चों में चल रही है और 12 से 18 साल के बीच के बच्चों को ऑलरेडी ये वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो यह उम्मीद की जा सकती है कि अगले 3 से 4 महीने में हमारे पास काफी वैक्सीन के ऑप्शंस उपलब्ध होने चाहिए बच्चों को बचाने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए 2 स्ट्रेटेजीज और भी हैं जो कि कारगर हैं। एक तो कोकूनिंग है और एक हर्ड इफेक्ट है। कोकूनिंग का मतलब यह है कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो ज्यादातर टाइम घरों पे स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल्स बंद हैं, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बंद होने के बच्चे घर में रह रहे हैं। तो अगर हम किसी घर की बात करें जिसमें 5 लोग रह रहे हैं, 3 बड़े और 2 बच्चे हैं, अगर हम बड़े तीनों को वैक्सीनेट कर देते हैं तो उनके थ्रू जो वायरस घर में आने की संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को कोकूनिंग कहा जाता है। तो इसीलिए मेरी ये जो जनता इस प्रोग्राम को देख रही है उन सबसे ये आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खुद को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करें ताकि आप अपने बच्चे को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर पाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हर्ड इफेक्ट। हर्ड इफेक्ट का मतलब है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो टोटल पॉपुलेशन रहती है, अगर हम उस पॉपुलेशन के 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते हैं तो हम वायरस के संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस एक से दूसरे में जाता है और फिर उसमें मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे से तीसरे चौथे में जाता है। तो अगर हम 70 से 80% पॉपुलेशन को ब्रेक करते हैं तो ऐसा देखा गया कि जो बाकी बचे हुए 20 से 30% पॉपुलेशन है वो अपने आप ही उस वैक्सीन के संक्रमण से प्रभावित होने की संभावना सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। इसको हम हर्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर प्रियांशु, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही है। डॉक्टर कुसुम गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रियांशु, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। डॉक्टर कुसुम गौड़, यह मुद्दा इसलिए भी ज्यादा गंभीर है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मामला बच्चों से जुड़ चुका है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तीसरी लहर आएगी तो इसका शिकार बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वायरस जो है वो लगातार खुद को म्यूटेंट करता जा रहा है, खुद को और ज्यादा ताकतवर, खुद को और ज्यादा खतरनाक बनाता जा रहा है। अब बात वैक्सीनेशन की है। चूंकि बहुत सारे देशों के अंदर, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर बच्चों के वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी गई है और भारत में भी अब जो है वो बच्चों को 2 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा सकेगी। तो डॉक्टर कुसुम, समझना आपसे ये चाहेंगे कि जो ऑलरेडी बाजार में उपलब्ध वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड या जो स्पुतनिक आई है या फिर डीआरडीओ ने जिस वैक्सीनेशन को मंजूरी दी है, क्या ये वैक्सीन उन दूसरी वैक्सीन से अलग होगी जो बच्चों को लगाई जाएगी, या फिर इसको अपग्रेड किया जाएगा, या इसके कंटेंट में किसी तरीके का बदलाव किया जाएगा? डॉक्टर कुसुम। जैसे राइटली आपने अभी सही बताया कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करने वाली होगी। तो हमें आगे के लिए हमारे बच्चों को लेके बहुत सावधान रहना होगा रिगार्डिंग कोरोना। तो उसके लिए जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो एक तो ये वाली बात जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये हर्ड इम्यूनिटी और कोकोनट इफेक्ट जो आना है उसकी वजह से भी हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे बड़े लोग, जो भी घर में बड़े लोग रहते हैं, अगर वो दे आर वैक्सीनेटेड तो बच्चों को अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो जैसे हार्ड इम्यूनिटी की वाली बात थी, कोकोनट फैक्ट की बात है, तो इसकी वजह से भी हमारे बच्चे प्रोटेक्टिव होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसके लिए अवेयर होना चाहिए कि हमारे बड़े लोग 18 अबव जो भी जिनको कि अलाउड है अभी ये वाली वैक्सीन, वो मैक्सिमम लोग लगवाएं। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए ये वाली वैक्सीन होगी कि नहीं होगी, तो अभी बच्चों के लिए तो ये अलाउड ही नहीं है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या वैसे शोध चल रहे हैं अलग वैक्सीन के लिए, बच्चों की वैक्सीन के लिए, तो वो 4-6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद में वील गेट द जो बच्चों के लिए वैक्सीन है प्रॉपर, वो हमें मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, एक बार मैं फिर से जो है वो डॉक्टर प्रियांशु के पास चलते हैं। डॉक्टर प्रियांशु, जैसा कि तीसरी वेव में एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बच्चों के लिए वेव बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, पहले बुजुर्गों के लिए ये घातक साबित हुई। डॉक्टर प्रियांशु, ये जो वायरस है ये म्यूटेंट करता है, उसके बाद ताकतवर होता है। ये जिस बॉडी के अंदर ये वायरस जाता है, क्या उसकी बॉडी की इम्यूनिटी भी ये जो है वो अपने अंदर लेता है, जिसकी वजह से इतना ताकतवर होता है? क्योंकि बच्चों के अंदर अगर बड़े का वायरस जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा।
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बात को समझने के लिए आपको डार्विन के सिद्धांत को समझना जरूरी है। डार्विन के सिद्धांत ये हैं, वो ये बताते हैं कि एडेप्टेशन करके एक टर्म होती है। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी एडवर्स एनवायरनमेंट में कुछ समय तक रहते हैं तो हम धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में जीना सीख जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहेंगे तो शुरुआत में हमें वहां पे दिक्कत होगी, लेकिन हम समय के साथ में उसको अडेप्ट कर जाते हैं और फिर जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती हैं वो और बेहतर उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाती हैं। तो इसी तरीके से जो वायरस है, जैसे कि पहले H1N1 इन्फ्लुएंजा वाला जो वायरस आया था और अभी ये कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस में ये देखा गया है कि अमूमन ये 1 महीने में 2 बार म्यूटेशन शो कर रहा है। अभी तक ऐसा देखा गया कि इसने 12 महीने में 24 म्यूटेशन शो किए थे और अब तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो यह म्यूटेशंस के साथ में ये वायरस कोशिश करता है कि यह जो एडवर्स सिनेरियोज हैं उसमें और ज्यादा समय तक जिंदा रह पाए या फिर ये अपने संक्रमण की गति को बढ़ा सके, यानी ये ज्यादा इन्फेक्टिव हो पाए। तो वायरस अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इन सब चीजों पे नजर रखे हुए, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग करके वायरस में जिस गति से म्यूटेशंस हो रहे हैं, जिस प्रकार के म्यूटेशंस हो रहे हैं, उसमें जो जो प्रोटीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है उसके अनुसार ही वैक्सीन को और बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितना तेजी से वायरस म्यूटेशन कर रहा है, हमारे साइंटिस्ट उससे भी ज्यादा तेजी से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कुसुम, अगर जब तक आपने बताया कि अभी शोध चल रहा है, शोध के बाद में जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी और बच्चों को इस महामारी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उनके पेरेंट्स या घर में जो बड़े हैं वो वैक्सीनेट हो जाए, तो बच्चों के लिए एक स्वतः ही जो है वो एक शील्ड तैयार हो जाएगी कि उन तक ये नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब तक डॉक्टर कुसुम ऐसा होता नहीं है या ऐसी वैक्सीनेशन नहीं लाई जाती, बच्चों को इंजेक्शन लगने जब तक शुरू नहीं होते, क्या प्रिकॉशंस लें वो? अगर जिन घरों के अंदर वैक्सीनेट लोग हो चुके हैं और स्पेशली वो घर जिनके अंदर अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर कुसुम अभी भी बहुत लंबी लाइनें लगी है वैक्सीनेशन के लिए, सब वैक्सीनेट नहीं हो पाए, तो वो क्या एहतियात बरतें? बिल्कुल, अभी तक पूरे अपने इंडिया में करीबन 12% लोग ही हैं जो वैक्सीनेट हुए हैं और ये फिगर बहुत बड़ा है। हार्ड इम्यूनिटी के लिए हमको कम से कम 70% लोग चाहिए जो वैक्सीनेट हो जाएं, तो हार्ड इम्यूनिटी हमारी हो जाएगी, यानी बाकी लोग ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाएंगे। तो अभी ये फिगर हमारे बहुत दूर है, तो हम तब तक के लिए हम यही कर सकते हैं कि क्योंकि जैसे ये फैलता है ना, वैसे जो फैलने का इसका तरीका है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका, वी कैन ब्लॉक, हम उसको ट्रांसमिशन को हम ब्लॉक कर दें अगर, तो हम इसके आगे फैलने को रोक सकते हैं। और ट्रांसमिशन का जो ब्लॉक करने का तरीका वो यही है जो हमारे जैसे बताते हैं SMS, जैसे कि आपका वो ट्रांसमिशन ब्लॉक करना है तो आपको मास्क जरूरी है और सैनिटाइजर जरूरी है, मास्क जरूरी है एंड सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं जिससे कि हम उसके ट्रांसमिशन को हम ब्लॉक कर सकें, एक से दूसरे के को फैलने से रोक सकें। इसके लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर हम ये तीनों चीजों का काम में लेंगे तो हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। और रही बात बच्चों की, बच्चों में थोड़ा सा ये और थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम बड़ों को हमको ये अपनाना चाहिए और हमारा देख के हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे तो वो लोग भी अपनाएंगे। हमें उनका ध्यान रखना है, जैसे मास्क वो प्रॉपर नहीं लगा पाते, बाहर जाने पे अगर मास्क लगाना है तो हमें उनको मास्क लगा के ही लेके जाना, प्रॉपर लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, ये हम बड़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों में जो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा बच्चों के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। और घर में भी हमको ये ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम जो हमारी सरफेस की क्लीनिंग जो है वो हम हाइपोक्लोराइड से करें तो ज्यादा बेटर होता है। हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है 1:9 के रेशो में हम लेते हैं तो वो वायरसेस को किल कर देता है। तो अगर बाय चांस वायरसेस किसी और के थ्रू या बड़ों के थ्रू भी, जो बड़े मेंबर है उनके थ्रू अगर घर में किसी सरफेस के ऊपर है तो वो अगर हाइपोक्लोराइड से क्लीन करेंगे तो वो मर जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को
चीजों पे हाथ लगाने से हम रोकने के लिए हम उनके साथ हमेशा नहीं है। बिल्कुल, इसलिए हमको बिल्कुल, ये क्लीनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर कुसुम, हाइजीनिक रहना और हाइपोक्लोराइड को अगर घर के अंदर आंगन में या सरफेसेस पे लगाया जाए तो ये काफी हद तक बच्चों के लिए सिक्योरिटी शील्ड तैयार की जा सकती है। इसके साथ डाइट भी अगर अभी से इस लहर के आने से पहले अगर उनकी डाइट का ख्याल रखा जाए तो बहुत कुछ जो है वो उनको एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करके दी जा सकती है जिससे वो लड़ सके। डॉक्टर कुसुम। बहुत अच्छा रोल है। डाइट ऐसी हो कि हेल्दी डाइट हो और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली डाइट हो, और ऐसे ही थोड़ा हेल्दी स्टाइल होना चाहिए उनको। ये नहीं घर में बंद हो गए हैं तो उनका मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उनको घर में ही रिक्रिएटिव की फैसिलिटीज डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर रिक्रिएट करेगा, अच्छा खेलेगा कूदेगा, खुश रहेगा, तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हैप्पीनेस से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इन सब चीजों का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रियांशु, मैं एक बार फिर से आपके पास में आता हूं। लगातार हर्ड इम्यूनिटी की बात चल रही है, चूंकि अभी तक बच्चे जो है वो उस जोन में नहीं आए जहां पर बुजुर्ग और अभी युवा जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। इम्यूनिटी में दोनों के बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी पर अटैक किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले दवाइयों का नंबर बाद में आता है, पहले जो है वो हीलिंग के लिए इम्यूनिटी ही बॉडी की लड़ाई लड़ती है। बच्चे ऐसे में सक्षम हैं, अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक, अगर बच्चे सक्षम हैं अपनी इम्यूनिटी से इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए? तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक इम्यूनिटी की बात हम करते हैं तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो है उनका इम्यून सिस्टम, जब वायरस शरीर के अंदर एंटर हो रहा है तो वो कितनी उसके लोड को कम कर सकते हैं। दूसरा, इस बीमारी के अंदर दो फेजेस देखे गए हैं। एक जो फेज है वो पहले वायरेमिक फेज कहलाता है, जिसमें शरीर के अंदर वायरस घुसता है और मल्टीप्लाई करता है। यह फेज अमूमन 5 से 7 दिन तक रहता है। उसके बाद में जो बीमारी का दूसरा फेज आता है वो 5 दिन से 14 दिन तक रहता है, और कभी कभी ये 21 दिन तक चल सकता है। ये जो दूसरा फेज होता है इसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सीक्रेटरी हो जाता है, इसको हम साइटोकाइन फेज बोलते हैं। तो हमारे जो वायरस को मारने के लिए हमारे जो हथियार हैं वो शरीर खुद अपने हमारे शरीर में छोड़ता है, और यह शरीर हमारे अंगों को डैमेज करता है। इसकी वजह से बच्चों में मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन या मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड देखने को मिलता है। तो अगर हम इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा हमारे पास अर्ली फेज में आ रहा है तो हमें यह कोशिश करनी है कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, जैसे उसके वाटर इनटेक और उसके खान पान को अच्छा रखना है। तो उससे हम इनिशियल फेज में वायरस के मल्टीप्लिकेशन को कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास सेकंड फेज में आ रहा है, जो 5वें 6ठे 7वें दिन के बाद आता है, इस फेज में आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि उसका जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और जो साइटोकाइंस को शरीर में छोड़ रहा है, हमें उस साइटोकाइन से बॉडी कितना डैमेज हो रही है उस डैमेज को हमें रोकने का प्रयास करना है। मैं आपको इसमें डॉक्टर प्रियांशु महत्वपूर्ण बात जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ सर, मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहूंगा कि बच्चों में वो रिसेप्टर जिसके थ्रू ये वायरस शरीर में एंट्री कर रहा है उसको ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं। इस रिसेप्टर का नंबर बच्चों में कम देखा गया है, इसीलिए जो वेव 1 और वेव 2 थी उसमें बच्चों का अफेक्शन बहुत ज्यादा नहीं देखा गया। जो फिगर है वो कहते हैं कि 8% टू 14% के बीच में जो टोटल पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी उसमें 8 टू 13% जो पॉजिटिव पेशेंट थे वो बच्चे थे। जी डॉक्टर प्रियांशु, इम्यूनिटी की बात हम लगातार कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ नुस्खे भी बताए कि अगर उससे तैयारी की जाए तो बच्चे जो है, बच्चों का इम्यून जो है इस बीमारी के साथ अच्छे से लड़ पाएगा। लेकिन साथ ही आपने एक और महत्वपूर्ण बात भी कही डॉक्टर प्रियांशु कि आने वाले 10 से 15 दिनों में या फिर ज्यादा से ज्यादा कहा जाए महीने के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होंगे, और तब तक जो है इस सेकेंड वेव को भी जो है वो बहुत हद तक काबू किया जा सकेगा। लगातार सरकारें कोशिश कर रही है, विदेशों की मदद ली जा रही है, बाहर से मेडिसिन मंगवाई जा रही है। यहां पर मेडिसिन के बहुत सारे विकल्प जो है अब उपलब्ध हो गए। पहले हमारे पास सिर्फ 2 वैक्सीन थी, अब 4 वैक्सीन जो है वो बाजार के अंदर उपलब्ध है। ऐसे में डॉक्टर प्रियांशु, इतनी सारी तैयारियां कर ली जाती हैं 1 महीने के अंदर अंदर, तो फिर नहीं लगता कि तीसरी वेव बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगी? डॉक्टर प्रियांशु।
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बट मैं इसको आपको दूसरी तरीके से समझाना चाहूंगा। मेरे अनुसार जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी दुनिया में है वो है डॉक्टर का दिमाग। हम जब किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास भले ही हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल हो, भले ही हमारे पास बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हो, भले ही हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है डॉक्टर का दिमाग। वो किस तरह से चीजों को परसेप्ट करता है, वो कब ये पहचान पाता है कि इस बच्चे को अब हमें ये ट्रीटमेंट ऐड करने की जरूरत है, इस बच्चे